झारखंड, बिहार प्रांत से काट के झारखंड बना लंबे संघर्षों के बाद। उसका उद्देश्य यही था कि वहाँ जो खनन संपदा है, वहाँ के आदिवासी लोग हैं, खनन संपदा है, वो उस पर उनका अधिकार हो और उनके विकास में उसका योगदान लिया जाए। और वहाँ से उभर के नेता उभरे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन बहुत प्रतिष्ठित थे और उन्हीं की विरासत संभाले हैं हेमंत सोरेन। वो भी कल 4 को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके पीछे जब से उनकी सरकार बनी थी, क्या जाहिर-सी बात है कि आदिवासियों को और उसमें प्रखर नेतृत्व को सामने आने से रोकने का हमेशा प्रयास करता है हमारा लंपट पूंजीवाद। उसको तो ऐसा आदमी चाहिए जो उसके चंगुल में रहे, उससे खरीद-फरोख्त आसानी से हो सके, वो उसकी बात माने और एक तरीके से उसका चारक बन कर के रहे, उसका दास बन कर के रहे, उसका गुलाम बन कर के रहे, उसकी हाँ में हाँ मिलाए। इन चीज़ों से कहीं दूर थे शिबू सोरेन और उसी परंपरा में आए अपने हेमंत सोरेन। पिछली बार प्रचंड बहुमत के साथ वो गठबंधन की सरकार बनाए और अच्छी सरकार चल रही थी। और ऑपरेशन लोटस के अंदर उनको भी बार-बार फँसाने की कोशिश की गई, बार-बार उनसे सौदेबाजी करने की कोशिश की गई। लेकिन और लोगों की तरह वो आदमी था कि झुका नहीं तो उनके पास ईडी और सीबीआई और क्या-क्या करके उनके पास भेजा गया और उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। ईडी के द्वारा गिरफ्तारी कर दी गई। गिरफ्तारी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी हुई, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हथियार नहीं डाला। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दूँगा। चलो ठीक है, आपका काम है गिरफ्तार करना, हमारा भी काम है, हम जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हम जेल से सरकार चलाएँगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि उनके इस्तीफा देते ही अपना झारखंड मुक्ति मोर्चा टूट जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा और आराम से इनका ऑपरेशन लोटस सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंपई सोरेन ने भी अपना दमखम के साथ आए और उन्होंने सरकार चलाया। लेकिन फिर उसके बाद इनके सारे आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इनके ऊपर तो मुकदमा बनता ही नहीं है और फिर इनको रिलीज कर दिया गया। और रिलीज करने के बाद तीसरी बार हेमंत सोरेन तीसरी बार धमाकेदार तरीके से कहा जाएगा कि उनकी वापसी हुई और कल 4 तारीख को उन्होंने तीसरी बार शपथ ग्रहण किया। और शपथ ग्रहण जिस समय उनको गिरफ्तार किया गया था, उस समय की स्थिति दूसरी थी। पूरे देश के पैमाने पर तंबू ताना गया था 400 के पार, 400 के पार और लगता था कि जैसे बस अब देश में तो कोई अपोजिशन रहेगा ही नहीं, हर जगह कमल ही कमल रहेगा, हर जगह मोदी मोदी रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बदली, जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय तक वो मोदी का क्रेज खत्म हो चुका था, 400 पार का कोई नाम नहीं ले रहा था। किसी तरीके से हाँफते डांफते हुए 240 इन्होंने अपनी सीटें पाई और सबको मिला जुला करके सरकार को बना लिए। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि झारखंड की पूरी राजनीति क्या रही है और झारखंड में किस तरीके से शिबू सोरेन फिर एक लौह पुरुष के रूप में उभर करके सामने आया है। हालांकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, आरोप तो सबके ऊपर लगते हैं। आरोप अगर एक बार लग जाता है तो सामान्य जन में तो यही जाता है कि आदमी बेईमान होगा, भ्रष्ट होगा, क्योंकि ये तो काजल की कोठरी है। इसमें अगर आप घुसे हो तो आप सफेद होकर के आप निकलोगे नहीं, दाग तो आप पर लगना ही लगना है। अब उस दाग पर कितना गहरा वो दाग है और उसको देखना है। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने ये प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी विभूत नारायण राय जी। आप उससे ज्यादा आपकी पहचान है लेखक के रूप में। आप प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप रहे हैं वाइस चांसलर वर्धा यूनिवर्सिटी के। और हमारे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वैभव कुमार त्रिपाठी जी। आपका भी स्वागत। और हमारे साथ जुड़े हैं बंबई से वरिष्ठ पत्रकार स्तंभकार डॉक्टर सलीम खां साहब। सलीम खां साहब, आपका स्वागत है। स्वागत करने के साथ साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि आए और इस पर अपनी टिप्पणी दें, एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी दें। सलीम खां साहब। शुक्रिया तिवारी जी। झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण दरअसल एक
एक सिंबल है। और आपने जो उसके इंट्रोडक्शन में बात कही कि ऑपरेशन कमल का ज़िक्र किया। दरअसल ये ऑपरेशन कमल की नाकामी का एक सबूत है। देखिए, हुआ ये कि जब इंडिया गठबंधन बना, उस वक़्त उसका नाम इंडिया गठबंधन नहीं था, तो पहले बीजेपी ने उसका मज़ाक उड़ाया और ये कहा कि ये तो फ़ोटो सेशन है, ये तो फै अपने आप जो है वो थोड़े दिन में बिखर जाएगा वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन वो पटना से बेंगलुरु, बेंगलुरु से बम्बई आते-आते काफ़ी सशक्त हो गया। तो उसके बाद जो है वो मोदी और शाह की जो केंद्र सरकार थी वो उससे डरने लगी। अब फिर अगर ये लोग डर जाते हैं तो फिर इनके पास दूसरा हथियार ये है कि साहब आप डराओ और तोड़ो-फोड़ो, लालच दो। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले नीतीश कुमार पे जाल फेंका और नीतीश कुमार को अपने साथ लेने में ये कामयाब हो गए। तो उसके बाद इनका फ़ॉर्मूला ये था कि एक-एक करके हम सबको जो है वो डरा-धमका के, लालच दे के अपने साथ ले लेंगे और ये इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा। तो दूसरा हाथ इन्होंने हेमंत सोरेन पे डाला। लेकिन हेमंत सोरेन की हिम्मत और जुर्रत को जो है वो सलाम करना पड़ेगा कि वो इनके आगे झुके नहीं। जिस वक़्त सीबीआई इनके दरवाज़े पे खड़ी थी, उस वक़्त ये जो है वो अंदर वीडियो बना रहे थे और इन्होंने अपना आखिरी पैगाम जो है वो अपना वीडियो में डाला और फिर वो वीडियो जो है वो ब्रॉडकास्ट हुआ और फिर ये जेल में गए और इन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। अब आप ये देखें कि लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये अपनी पत्नी को, कविता सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री बनाएँगे और बीजेपी को एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा ये बताने का कि ये परिवारवाद है और ये लोग जो है वो किसी और को मौका नहीं देते और ये लोग, ये जितने ट्राइबल्स हैं इन सबको जो है वो हक मारते हैं और उनके ऊपर साँप बन के बैठे हुए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने वो इनका दाँव भी गलत कर दिया। पहले तो वो इनके आगे झुके नहीं, इनसे दबे नहीं, वो बिके नहीं और फिर जो है उन्होंने चंपई सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया। तो वो एक सीनियर लीडर थे और उनके शिबू सोरेन के साथ उन्होंने काम किया था। तो इस तरह से सरकार आगे बढ़ी और फिर कविता सोरेन ने जो है वो पब्लिक में जाकर के, जनता में जाकर के उस काम को करने की कोशिश की, जो कि हेमंत सोरेन कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि उसमें उनको कामयाबी हुई। पिछली मर्तबा बीजेपी कम सीटों पे जीती थी, लेकिन ये कि अलग-अलग लोगों को जोड़-जाड़ के उसने अपनी तादाद को 13 तक पहुँचा दिया था। लेकिन अब फिर जो है वो घट के उनकी तादाद 9 पे आ गई। लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ। तो हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में बीजेपी का ये नुकसान होना और जो 5 रिज़र्व सीट हैं, उन सभी पे जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कामयाब होना, ये बताता है कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, उनके अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा है और उन्होंने इसका इज़हार किया, इसका ये बताया कि हम जो है वो इस तरह की चीज़ को पसंद नहीं करते। अब आप ये देखिए कि आप किसी लीडर को, किसी मुख्यमंत्री को, निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप ऐन इलेक्शन के पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। यानी एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम 400 पार करने वाले हैं और जब आप 400 पार करने वाले हैं, जब आपको इतना जन समर्थन प्राप्त है, तो आपको क्या ज़रूरत है किसी को गिरफ्तार करने की? ये लोग जो है वो आपातकाल की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी से पहले अपने सारे विरोधियों को छोड़ दिया था जेल से कि जाओ चुनाव लड़ो, हम भी चुनाव लड़ते हैं, जो जीतेगा उसकी सरकार होगी। लेकिन इनका ये हाल है कि इन्होंने आपातकाल की घोषणा तो नहीं की, लेकिन उससे खराब परिस्थिति है कि इलेक्शन से पहले आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, इलेक्शन से पहले आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब ये है कि आप डरते हैं, आपको ये लगता है कि अगर ये लोग बाहर रहेंगे, अगर ये लोग चुनाव प्रचार-प्रसार करेंगे, तो आप सरकार नहीं बना सकते और 400 तो दूर की बात है, आप जो है वो एक सादा बहुमत भी नहीं प्राप्त कर सकते। और सच्ची बात ये है कि इनका अनुमान और इनका डर सही था। ये लोग जो है वो 240 पे सिमट गए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन को कोर्ट ने, पहले तो पीएमएलए कोर्ट ने ये कहा कि हाँ भाई,
इनके ऊपर जो है वो आरोप सही है। एक आदमी ने जा करके एक कंप्लेन कर दिया केंद्र सरकार के इशारे पर, और वो पीएमएलए कोर्ट ने ये कह दिया कि हाँ इसमें दम है, इनको जेल में रहना चाहिए। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में बहुत ही क्लियर फैसला है, यानी हाई कोर्ट का फैसला ये है कि कोई एक भी कारण, कोई एक भी सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर इनको जेल में रखा जा सके। ये केंद्र सरकार के मुंह पे एक तमाचा है कि आपने बगैर किसी सबूत के एक मुख्यमंत्री को 5 महीने से ज्यादा जेल में रखा। इसके लिए तो इनको सजा होनी चाहिए। मैं उस जज को जो है वो उसको अप्रिशिएट करता हूं, उसकी तारीफ करता हूं कि उसने इतना साफ फैसला किया। लेकिन बेहतर होता कि वो जो जिन लोगों ने उस पर आरोप लगाया था, जिन लोगों ने उनको जेल में डालने का षड्यंत्र रचा था, उन लोगों को भी कोई सजा दी जाती। इसलिए कि ये होता यह है कि आप आरोप लगा देते हैं, आप लोगों को जेल भेज देते हैं, और वो बेचारे जेल में कई महीने, कुछ लोग तो कई साल जेल में रह के आते हैं। लेकिन और अदालत ये कह भी देती है कि इनके खिलाफ आरोप गलत था, इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था। लेकिन जिन लोगों ने ये झूठा इल्जाम लगाया और जिनकी वजह से उनको इतनी यातनाएं सहनी पड़ी किसी भी व्यक्ति को, तो उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए कि आप किसी के खिलाफ जो है वो मर्जी का आरोप लगा के उसको जेल में भेज दो। और अगर वो कोई नेता है जो लोगों की सेवा करता है, तो आप खाली उसका अकेले का नुकसान नहीं करते, उसके परिवार का नुकसान करते हैं, उसके बच्चों को उससे दूर कर देते हैं, उसकी पारिवारिक लाइफ को खराब करते हैं। और जो लोग उनसे सेवा लेते हैं, आप जो है उनको भी उससे महरूम कर देते हैं, उनसे भी उनको वंचित कर देते हैं। तो ये जो आप इतने सारे लोगों का अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं ये समझता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा अदालत की तरफ से होनी चाहिए। और अगर अदालत नहीं देती तो अभी बहुत जल्द झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। अभी जो 3 सूबों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक हमारा महाराष्ट्र है, हरियाणा है, और उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। तो मुझको विश्वास है कि अभी जो चुनाव आने वाला है झारखंड का, उसमें जनता जो है इन लोगों को, जिन्होंने कि एक लोकप्रिय नेता को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कारण के जेल में डाल दिया था, उनको सजा सुनाएगी और उनको बताएगी कि भाई आइंदा आप ऐसा ना करें। वैसे इस बात की संभावना बहुत कम है कि ये सुधर जाएं, लेकिन अगर सुधर जाएं तो इनका भी फायदा है और पूरे देश का फायदा है। धन्यवाद।